नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल पता होगा कि शाम 3 बजे की जो क्लास हमारी होती है या RWA का प्रैक्टिस सेट इसमें सॉल्व कराया जा रहा है। अब तक जो है टोटल 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। आज जो है 10वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो सुबह में हमारा जो है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। अगर उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें सभी PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर शुरू करते हैं 10वां। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आज का कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक जो थे दोस्तों, यह आपके कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। दूसरे की बात करें, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है पुरुष सूक्त जो है किस वेद का मंत्र संग्रह है। पुरुष सूक्त जो है किस वेद का मंत्र संग्रह है। ऑप्शन आपके सामने है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद में पूछा गया। पुरुष सूक्त जो है यह आपका जो मंत्र संग्रह दोस्तों है यह आपके ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है तीसरा कि हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। हीनयान जो स्कूल है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? पंचतंत्र, महावस्तु, अष्टाध्यायी, जिंद अवस्था। तो हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है दोस्तों महावस्तु, महावस्तु होता है। महावस्तु की बात करें दोस्तों तो महावस्तु जो है संस्कृत में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो है गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं बताई गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें चौथा नंबर का पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर जो है वास्तुकला की शैली क्या थी। पूछा है कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या थी। नागर थी, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, शिखर शैली। तो उत्तर भारत में पूछा है दोस्तों, तो उत्तर भारत में जो प्रचलित शैली थी यह नागर शैली थी। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। फिर पूछा जा रहा है पांचवा प्रश्न दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्र विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में जो है प्रशासन के संदर्भ में जो है राज्य पत्र विभाग के किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए इंसा के नाम से, दीवान ए अर्ज के नाम से, दीवान ए रसालत के नाम से या दीवान ए खैरात के नाम से जाना जाता था। तो राज्य के पत्र विभाग को जो जाना जाता था दोस्तों यह दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता है। किसे जाना था? दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था आपके राज्य पत्र विभाग के सल्तनत काल में। चलिए छठवां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी। बाबर जो है अंतिम लड़ाई किससे लड़ा था दोस्तों? पानीपत की पहली लड़ाई थी या खानवा की लड़ाई थी, घाघरा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई। तो बाबर की अंतिम लड़ाई ही पूछा गया है। तो बाबर की अंतिम लड़ाई दोस्तों यह घाघरा की लड़ाई थी। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा कि बाबर द्वारा जो है अंतिम लड़ाई लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है जिसमें महमूद लोदी और बाबर के मध्य में हुआ था, जिसमें जो है बाबर विजयी हुआ था, महमूद लोदी हार गया था दोस्तों। चलिए सातवां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि पथारू घाट जो विद्रोह किससे संबंधित है। पथारू घाट विद्रोह जो है किससे संबंधित है? शिक्षकों के विद्रोह से है, सैनिकों के विद्रोह से है, किसानों के विद्रोह से है या वकीलों के विद्रोह से है। पथारू घाट विद्रोह पूछा गया है। तो पथारू घाट जो है दोस्तों यह किसानों के विद्रोह से है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा, पथारू विद्रोह जो है किसानों से संबंध है। पथारू विद्रोह की बात करें दोस्तों तो यह असम में 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने 140 जो है 140 किसानों को जो है गोली इसलिए मार दिया था क्योंकि जो है भूमि कर में जो वृद्धि किए जाने पर विरोध कर रहे थे। जो यह
8 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता कौन व्यक्ति किए थे। 1907 में बात किया जा रहा है तो 1907 में जो दोस्त थे यह आपके थे डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस की अध्यक्षता 1907 में जो है रास बिहारी घोष किए थे। ठीक, और इसी जो है अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। पहला भाग था इसका जिसका नाम दिया गया था नरम दल और दूसरा किस नाम से जाना जाता है, दूसरा गरम दल में। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस दो भागों में कब बटी थी तो 1907 के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 9 नंबर का कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किए थे। महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किए थे, यह कहाँ से शुरू किए थे, बॉम्बे से, कराची से, मद्रास से, लाहौर से। तो महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन यह बॉम्बे से शुरू किए थे। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, बॉम्बे में शुरू किया गया था दोस्तों। और इसी आंदोलन के प्रारंभ में जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी। जो दादा भाई नौरोजी हैं यह लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। कब किए थे, 1866 में, 1861 में, 1862 में, 1863 में किए थे। तो दादा भाई नौरोजी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1866 ईस्वी में। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप है। पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड या न्यू गिनी है या मेडागास्कर है। पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों, यह आपका है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इस पे अधिकार की बात करें तो यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डेनमार्क पर जो है डेनमार्क का इस पर कब्जा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है मृदा की अम्लीय प्रकृति जो है किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। मृदा की जो अम्लीय प्रकृति है किसकी जो है किसके सहायता से जो है उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। फास्फोरस से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। तो इसका सही आंसर जो होगा हाइड्रोजन से। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर का है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं उनके साथ जानवरों का मिलान करना है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कौन सा जानवर पाया जाता है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों बाघ पाए जाते हैं। कौन, बाघ पाए जाते हैं। और काजीरंगा की बात किया जाए तो इसमें एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। गिर की बात करें तो गिर में जो है शेर पाए जाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले का दूसरा, पहले का जो है दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला केवल ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसमें भी मिलान करना ही है दोस्तों। दिया गया है कुछ नदी हैं और भारत के पड़ोसी देश के साथ समझौता है। किस नदी का जो है किस देश के साथ समझौता किया गया है। सिंधु नदी का जो है किस देश के साथ समझौता किया गया है, तो सिंधु नदी का जो समझौता किया गया है दोस्तों यह पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। गंगा नदी का किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो यह हुआ है आपके बांग्लादेश से। कोसी का नेपाल से समझौता हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला ऑप्शन केवल बी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का, सोनोग्राफ का, स्टेनोग्राफ का या सिस्मोग्राफ का।
तो भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि APMC का फुल फॉर्म क्या है। APMC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होता है। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें 17 नंबर का पूछा जा रहा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है। 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है किसकी जगह पर लागू हुआ है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1993 में। जो 2020 में लागू हुई है नई शिक्षा नीति, यह दोस्तों आपकी लागू हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर लागू की गई है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें 18 नंबर का पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है दोस्तों, तो यह बदला गया है आपके ऑप्शन सी के साथ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति या फिर आर्थिक नीति कब पेश की गई थी। भारत में जो है औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी दोस्तों, तो यह पेश की गई थी आपके 1948 में। कब पेश की गई थी, 1948 में। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 19-20 नंबर का पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक जो है किन बैंकों का विलय हुआ है। 1 अप्रैल 2020 को जो है पंजाब नेशनल बैंक ने है जो है किन बैंकों का विलय हुआ है दोस्तों, तो इसका विलय जो हुआ है यह हुआ है आपके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 21 नंबर का प्रश्न पूछते हैं, देख लेते हैं। 21 नंबर में पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को जो है मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन सही है। फिर पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है दोस्तों, इसके तहत प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है यह हमसे पूछा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपका जोड़ा गया था दोस्तों, यह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों प्रस्तावना की ही बात किया जाए, प्रस्तावना का किस भाग में उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। भाग 4 के क में किया गया है। ठीक, भाग 4 के क में किया गया। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 51 के क में किया गया है। किसका उल्लेख, प्रस्तावना का। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से आपात उपबंध नहीं किए गए हैं। पहला गलत है, किए गए हैं उसमें उपबंध। दूसरा कह रहा है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपात उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। यह बिल्कुल बात सही कही है दोस्तों कि जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपात उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि आपात उपबंध फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आपात के जो उपबंध हैं दोस्तों यह फ्रांस से नहीं लिए गए हैं। ये इनकी बात किया जाए तो उपबंध जो लिए गए हैं भारतीय संविधान में आपात का उपबंध लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के से तहत लिया गया है। ठीक, तो यह हमारा तीसरा वाला भी गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल जो है 2 वाला हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि केवल दूसरी बातें जो कही गई है वह सही है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनहित याचिका जिसे PIL कहा जाता है प्रस्तुत की जाती है।
जो PIL है कहाँ प्रस्तुत की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में, या फिर उच्च न्यायालय एवं जो है न्यायालयों में, दोनों उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में किया जाता है। तो जो PIL है यह दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है आपके कहाँ? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है किसमें मिलान करना है दोस्तों? इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके साथ मिलान करना है। कह रहा है कि अनुच्छेद 54 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 54 में दोस्तों तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया, तो पहले के ही साथ मिलेगा। दूसरे की बात करें तो कह रहा है कि अनुच्छेद 75 में क्या है? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री और उसके साथ मंत्री परिषद जो है मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात की गई है। सी वाला कह रहा है कि 155 में जो है अनुच्छेद 155 में क्या उल्लेख किया गया है? तो 155 की बात की जाए तो इसमें राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है, और 164 में जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। तो हमारा जो है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा ऑप्शन दिया गया था। किसमें सही होगा? पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, तो यह ऑप्शन जो होगा पहला वाला सही है। फिर इसमें पूछा जा रहा है 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, कह रहा है कि पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन की। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है। तीसरा ऑप्शन है कि समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला जो है आपका सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों। सेल्सियस की बात किया जाए तो यह ताप की इकाई है। किसकी है? ताप की इकाई है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? डी वाला ही गलत है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? कह रहा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग प्राप्त किया जाता है, त्वरण प्राप्त किया जाता है, द्रव्यमान या फिर बल प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है आपका दोस्तों द्रव्यमान। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए इसमें 28 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार से लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार से लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य तत्व जो होगा ऑप्शन डी वाला हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 29 नंबर का पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? इसमें कौन सा युग्म गलत दर्शाया गया दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जी बिल्कुल बात सही कही गई है। तो और सिल्वर क्लोराइड से जो है हार्न सिल्वर, यह भी बात सही कही गई है। तीसरा ऑप्शन है कि कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है, यह भी बात सही है, नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि जिंक सल्फाइड को जो है फिलास्फर वुल कहा जाता है, तो यह हमारा गलत है। कह रहा है कि जो है जिंक सल्फाइड है, यही हमारा गलत होगा। तो जिंक सल्फाइड का जो संबंध है दोस्तों, यह आपका संबंध है जिंक सल्फाइड का। इसका उपयोग जो है चूहों को मारने वाली दवा बनाने में किया जाता है। जिंक सल्फाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? चूहा मारने वाली दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा 30 नंबर का कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है यह विटामिन ए है। कौन सा? विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। इसमें कहा गया है कि रुग्ण का विलोम शब्द क्या होता है? रुग्ण का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, यह होता है, क्या होता है? स्वस्थ होता है रुग्ण का विलोम शब्द। अगला प्रश्न है 37 नंबर का। इसमें पूछा गया कि इनमें जो है मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा है, मधु है, अमीय है, मदय है। इनमें से जो मदिरा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यह अमी आपका मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। अमी जो है आपका यह अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 38 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसके बराबर कोई ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसके बराबर कोई ना हो उसे विलक्षण कहा जाता है, अनुपम कहा जाता है, असाधारण कहा जाता है या फिर लोकागीत कहा जाता है। तो जिसके बराबर कोई ना हो दोस्तों उसे अनुपम कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा हमारा बी वाला सही होगा। फिर पूछा जा रहा 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है आधि व्याधि शब्द युग में आधि का सही अर्थ क्या होता है? कह रहा है कि आधि व्याधि शब्द युग में जो है आधि शब्द का अर्थ क्या होता है? आधि शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों, इसका है सही अर्थ होता है मानसिक कष्ट होता है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 40 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रीत्य अनुसार जो है संधि का जो है शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? रीत्य अनुसार की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसका सही जो संधि विच्छेद होता है रीत अनुसार होता है। कौन होता है? रीत अनुसार। ऑप्शन पहला वाला हमारा सही है। अगर बात की जाए इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2022 में 71वीं जो है मिस यूनिवर्स का खिताब किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? 71वीं जो मिस यूनिवर्स बनी है दोस्तों, कौन है आपकी 2022 में? तो यह आपकी बनी है जो है बानी गैब्रियल है। कौन है? बानी गैब्रियल। ऑप्शन तीसरा हमारा सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कोल्लम जो भारत का पहला ऐसा जिला है बना है जो संविधान साक्षर जिला है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कोल्लम जो है किस राज्य में स्थित है? कोल्लम की बात किया जा रहा है, तो कोल्लम आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 15 से 17 फरवरी 2023 को किस देश में हुआ है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी के बीच में कहाँ हुआ है दोस्तों? यह हुआ है आपका फिजी देश में। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कोप इंडिया वायु सेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण जो है अभ्यास भारत के किसके साथ हुआ है? कोप इंडिया वायु सेनाओं का द्विपक्षीय जो है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत के किसके साथ हुआ है दोस्तों? भारत के साथ जो है यूएसए के साथ हुआ है, भारत और यूएसए के साथ। 55 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है दोस्तों 161वां स्थान है। ऑप्शन सी वाला हमारा सही है। 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है? आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं दोस्तों यह शाहरुख खान है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने से संबंधित है? दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में जो है अग्रणी बनाने से कौन सी योजना संबंधित है दोस्तों? यह आपकी है नंद बाबा मिल्क मिशन। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा 58 नंबर का कि राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नया नाम की बात किया जाए तो अमृत उद्यान है। क्या है? अमृत उद्यान। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होता है, ऑप्शन बी वाला। फिर पूछा जा रहा है कि कह रहा कि क्रिस हिपकिंस जो है क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस हिपकिंस जो हैं दोस्तों यह आपके न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। वह कह रहा है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश में जो है
मध्य प्रदेश में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा दोस्तों था? तो यह था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा कि महाराष्ट्र है। 61 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने जो है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो यह आपके हैं दोस्तों कौन व्यक्ति? खुशवंत सिंह हैं। कौन है? खुशवंत सिंह, इनकी पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 62 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में से किसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से जो है किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? चीन का है, बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है या फिर पाकिस्तान का है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 62 नंबर का जो सही आंसर है यह बांग्लादेश है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो है लुप्त प्रायः वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आगरा में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर कानपुर में किया गया है? तो जो लुप्त प्रायः वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों, यह किया गया है आपके उत्तर प्रदेश के जो है दोस्तों कहाँ किया गया? लखनऊ जिले में। कहाँ? लखनऊ में किया गया उत्तर प्रदेश के। चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर का पूछा जा रहा है कि डायमंड हार्बर और जो है साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, केरल में स्थित है। तो यह दोस्तों आपके स्थित है जो डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी, यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 65 नंबर का कि इसमें पूछा जा रहा है ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध जो है हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र में है? हम्पी की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो हम्पी जो है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। हम्पी को और नाम से जाना जाता है दोस्तों, पंपा क्षेत्र भी कहते हैं और हम्पे भी कहते हैं, भास्कर क्षेत्र भी कहा जाता है। हम्पी जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में 1986 में शामिल किया था। हम्पी जो है 1986 में जो है विश्व विरासत में शामिल किया गया है। 66 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपके 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसमें कब मनाया जाता है? तो दिया गया है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 67 नंबर का कि भारत के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? भारत के जो महासचिव की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के सभापति या फिर महान्यायवादी द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के महासचिव की जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, यह किया जाता है राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यसभा के सभापति द्वारा जो है महासचिव की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 68 नंबर का केरल, इसमें कह रहा है केरल के किस मंदिर का इसका जो है अपना हाथी अभ्यारण्य है? केरल के किस मंदिर का जो है इसका अपना हाथी अभ्यारण्य है दोस्तों? यह है आपका गुरुवायूर मंदिर। ऑप्शन तीसरा हमारा सी वाला सही होता है। 69 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? लातविया देश की राजधानी कौन है दोस्तों? त्रिपोली है, रिंगा है, डकार है, काबुल है? तो लातविया देश की राजधानी की बात किया जाए दोस्तों, तो यह आपकी रिंगा है। लातविया देश की राजधानी क्या है? रिंगा है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 70 नंबर का, कह रहा कि बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बागुरुम्बा जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का है,
असम का, हरियाणा का या फिर कर्नाटक का है? तो बागोरुम्बा जो है दोस्तों यह असम राज्य का एक लोकप्रिय जो है लोक नृत्य है। किसका है? असम राज्य का है। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों।